नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 70 और 80 के दशक में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री देखने को मिलती थी, जहां से निकलते थे एक से बढ़कर एक रफ्तार के सौदागर। 90 के दशक की बात करें तो पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में ये तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री शिफ्ट हो गई और खासतौर से पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज उस दशक में देखे गए। और अब बारी भारतीय उपमहाद्वीप की थी और खासतौर से हिंदुस्तान की थी। और पिछले 3-4 सालों में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान ने एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज दिए हैं। आज हालात यह है कि वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज कटली एम्ब्रोज का यह मानना है कि जसप्रीत बुमराह 400 विकेट ले सकते हैं। वहीं राहुल द्रविड़ का यह मानना है कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अगर चले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से भारतीय टीम को कोई रोक नहीं सकता। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि साल 2018 के बाद से भारतीय तेज गेंदबाजों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जमकर बोलबाला देखने को मिला है। आज आपको 5 बड़ी बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कैसे भारतीय तेज गेंदबाजों का पूल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और उमेश यादव के बाद अगली कड़ी कौन सी होगी, अगले फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे, ये बड़ा सवाल था। लेकिन इस आईपीएल 14 में शानदार गेंदबाजी की आवेश खान ने, शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद सिराज ने, चेतन सकारिया की बात करें या जिस तरह की गेंदबाजी बाकी के युवा तेज गेंदबाजों ने की, उससे इस बात के संकेत मिले कि भारत में आने वाले समय में तेज गेंदबाजों की कोई कमी नहीं होने वाली। आज इसी मुद्दे पे विस्तार में बातचीत करेंगे कि इंग्लैंड एक तरफ जहां 9 तेज गेंदबाज भेजे जा रहे हैं, वहीं श्रीलंका की बात करें तो वहां पर भी संकेत मिल रहे हैं कि 6 तेज गेंदबाज भेजे जाएंगे। अब एक देश में अगर आप अंदाजा लगाइए 15 से 20 क्वालिटी तेज गेंदबाज नजर आ रहे हैं तो फिर आप इसको कैसे देखेंगे? यही कह सकते हैं आप कि तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री इस समय हिंदुस्तान में शिफ्ट हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आने वाली पीढ़ी यानी कि आने वाले जो तेज गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह, शमी, उमेश यादव और ईशांत के बाद, वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि वो अपने आगे जो खड़े गेंदबाज हैं उनसे काफी कुछ सीख रहे हैं और नए नए तरकश में अपने तीर भी जोड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान हमेशा से अपने स्पिन गेंदबाजों और बेहतरीन तकनीक वाले बल्लेबाजों के पहचान लिए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में घूमता था, लेकिन 2018 के बाद से अगर आप देखें तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है और तेज गेंदबाजों की वजह से हम सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाकर टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं और इसीलिए आज टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हम हैं। भारतीय तेज गेंदबाजों के बढ़ते वर्चस्व पे बात करें उससे पहले जो बड़ा स्टेटमेंट आया कटली एम्ब्रोज का, सबा भाई पहले उससे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 बड़े स्टेटमेंट उन्होंने दिए कुछ दिन पहले, एक तो कि 400 विकेट जसप्रीत बुमराह ले सकते हैं और दूसरा कि टेस्ट चैंपियनशिप अगर भारतीय टीम को जीतना है तो जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा साउथहैम्पटन के मैदान पर। हाँ राजीव, ये सही बात भी कही है कर्टली एम्ब्रोज ने कि भारत के बाहर ये मैच हो रहा है साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में, और जसप्रीत बुमराह इस समय प्रीमियर पेस बॉलर है भारतीय टीम के और ये एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा पेस बॉलर है जो मल्टी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है भारत को। तो इनके ऊपर हमेशा से दबाव रहता है एक तो परफॉर्मेंस करने का, उसके साथ साथ फिट रहने का। पर इस समय जो स्थिति नज़र आ रही है, जिस तरह का फॉर्म जसप्रीत बुमराह ने दिखाया है ये पिछले 3-4 मैचेस में, जो आईपीएल में मैचेस हुए हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि जसप्रीत बुमराह अगर अच्छा फॉर्म दिखाएंगे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच में भी, तब मुझे लगता है कि हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ ईशांत शर्मा, फिर मोहम्मद शमी, इन तीनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस टेस्ट मैच में भारत के लिए। जसप्रीत बुमराह ने हमेशा से परफॉर्म किया है टेस्ट मैचेस में, एक यूनिक प्रकार के वो बॉलर हैं, उनको पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ उनके पास गति है, वो शॉर्ट डिलीवरी अच्छी डालते हैं और बैट्समैन को पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और इसी वजह से धीरे धीरे जो मुझे लग रहा है कि दबदबा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का, वो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरह से 2018 के बाद से भारतीय तेज गेंदबाजों का वर्चस्व देखने को मिला है, क्या रीजन आप देख रहे हैं? इससे पहले भी बहुत अच्छी क्वालिटी के तेज गेंदबाज भारत ने दिए हैं। कपिल पाजी को अलग अगर हम हटा दें तो श्रीनाथ आए, वेंकटेश प्रसाद आए,
जहीर खान आए, आशीष नेहरा आए, लेकिन वो पहचान उनको कभी नहीं मिली जो 2018 के बाद से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और उमेश यादव बनाने में कामयाब रहे। कैसे आप देखते हैं भारतीय तेज गेंदबाजों के बढ़ते वर्चस्व को वर्ल्ड क्रिकेट में? राजीव, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भारतीय क्रिकेट के लिए कि भारत के पास एक ऐसा पूल है जिसमें आप देखिए कि 8-9 गेंदबाज इंग्लैंड जा रहे हैं और 5-6 तैयार हैं श्रीलंका जाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा पूल है और ये सेलेक्टर्स के लिए कितनी मतलब बड़ी वो है कि आप किसी को भी चूज़ कीजिए, कप्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसका बहुत सारा श्रेय मैं बीसीसीआई को देना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक न्यूट्रल उन्होंने जो क्यूरेटर्स अपॉइंट किए। अगर पहले रणजी ट्रॉफी मैच होता था दिल्ली बॉम्बे, तो दिल्ली में अगर मैच हो रहा है तो दिल्ली का क्यूरेटर होता था, वो अपनी तरह से विकेट बनाते थे। अगर स्पिनर्स अच्छे हैं तो स्पिन फ्रेंडली विकेट बनता था। लेकिन अभी अगर दिल्ली बॉम्बे का मैच दिल्ली में है तो क्यूरेटर नागपुर से आएगा या हिमाचल प्रदेश से आएगा। तो वो एक बहुत अच्छा वो हो गया है कि अब विकेट हेल्पफुल मिलने लगे हैं। बहुत ज़्यादा अखाड़ा विकेट्स नहीं मिलते हैं भारत में, फास्ट बॉलर्स को फ्रेंडली विकेट्स मिले हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि अब अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें तो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स निकल के आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स कम बन रही हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है कि भारत के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो क्या ऐसी क्वालिटी बढ़ी है 2018 के बाद से कि भारतीय तेज गेंदबाजों का वर्चस्व देखने को मिला है वर्ल्ड क्रिकेट में? एक समय पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था फास्ट बॉलर्स, उससे पहले जाएं तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं। इंग्लैंड का भी कुछ ऐसे ही हाल था। लेकिन सडनली अगर तेज गेंदबाजों के बारे में बातचीत होती है और अगर आप आंख बंद करें तो भारतीय तेज गेंदबाज सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। क्या क्वालिटी आप देख रहे हैं जिसकी वजह से पिछले 3 सालों से भारतीय तेज गेंदबाजों का राज देखने को मिल रहा है? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। इस समय फास्ट बॉलर्स की तूती बोल रही है। अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं, अब प्रतिद्वंदी घबराते हैं कि विकेट अगर थोड़ा सा भी सपोर्टिंग दे दिया कि वो हमारे बॉलर्स को मदद करेगा तो भारतीय टीम क्या हाल करेगी। तो कुछ ऐसा अब कहानी चल रही है जो बहुत अच्छे संदेश है भारतीय क्रिकेट के लिए। और अगर आप मुझसे पूछे कि एसेट हमारी बॉलिंग में क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है लीथल पेस। अब हमारे पास ऐसी पेस है, 140 प्लस बॉलिंग यहाँ पे हमारे तमाम बॉलर्स करते हैं। आप मोहम्मद सिराज की बात कीजिए, बुमराह की बात कीजिए, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, इनके पास लीथल बाउंसर है, स्विंग अच्छा करते हैं, पिचिंग में बहुत महारत है। तो तमाम वेरिएशंस हमारे बॉलर के पास है। और सबसे अच्छी बात है, इनको पता है कि विकेट अगर पाटा है वहां पे एडजस्ट कैसे करना है। ऑस्ट्रेलिया में अगर विकेट में बाउंस है, उछाल है, वहां पे पिचिंग कैसे करनी है। इंग्लैंड में अगर स्विंग है तो कैसे बॉल को तैराना है, लहराना है हवा में। तो जी हाँ, इस समय भारतीय बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्रेशर तमाम इंग्लैंड पे होगा, न्यूजीलैंड पे होगा, जिन्होंने अब भारतीय फास्ट बॉलर्स का सामना करना है। बिल्कुल। सवाल और जो एक सवाल और जहन में आता है कि क्या अब मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह हो, उमेश यादव हो या ईशांत शर्मा हो, क्या इनको जो यंगस्टर्स हैं एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं? जिसकी वजह से अगर हम दूसरी खेप पे नजर डालें, जो राजकुमार जी कह रहे थे कि लगभग 8-9 गेंदबाज इंग्लैंड जाएंगे, 6 तैयार हैं श्रीलंका जाने के लिए, और दूसरी खेप तो लग रहा है जो पहली खेप है उससे ज्यादा खतरनाक नजर आ रही, जहां पे अविश खान है जिनके पास बहुत वेरिएशन है, मोहम्मद सिराज हैं, इसके अलावा चेतन सकारिया तैयार हो रहे हैं, और जो एक लंबे कद के तेज गेंदबाज अरजान को डाला गया है स्टैंड बाई में, वो भी स्क्वाड के साथ होंगे। कुल मिला के 15-16 गेंदबाजों का पूल होना यह दर्शाता है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कितनी तेजी के साथ ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं हिंदुस्तान के पास। राजीव, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो प्रीमियर पेस बॉलर्स हैं, उनको बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, हमारे जो यंग पेस बॉलर्स हैं, वो अब इम्यूलेट करना चाहते हैं। और राजकुमार जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जब से ये न्यूट्रल क्यूरेटर्स आना शुरू हुए हैं, तब से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिस तरह के विकेट्स पर आजकल के डोमेस्टिक मैचेस खेले जा रहे हैं। और एक और बात ये भी है कि हम लोग कई बार जो लोकल कोचेस होते हैं, जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं, जो सिटी लेवल पर काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, जिनकी अलग अलग एकेडमीज़ हैं,
इस तरह के कोचेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहीं से ये खिलाड़ी निकलते हैं, यहीं से वो पेस बॉलिंग करना सीखते हैं, वो बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, तभी जब वो ऊपर आते हैं खेलने के लिए तो हमें बहुत कई सारे पेस बॉलर इस समय देखने को मिल रहे हैं जिनके पास गति भी है, मूवमेंट है, उसके साथ साथ एबिलिटी है लंबा स्पेल डालने की, स्विंग बॉलर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो बेहतरीन जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वो कई फैक्टर्स की वजह से हमें इस समय एक बहुत बड़ा पूल नज़र आ रहा है भारतीय टीम में। एक और बात है राजीव, कुछ साल अगर हम पीछे चले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हुआ करता था, दूसरे छोर से हमारे पास मीडियम गति के पेस बॉलर्स होते थे। तो उतना ज़्यादा हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक होता नहीं था। आज के ज़माने में दोनों ही छोर से गति भी है, मूवमेंट भी है, उसके साथ साथ स्विंग करने की एबिलिटी भी है। इस वजह से दो पेस बॉलर हैं या फिर तीन हैं या फिर कई बार चार पेस बॉलर हमारे पास तैयार हैं। तो इन सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि टीम का प्रदर्शन भी अच्छा रह रहा है और जब भी भारत जा रहा है बाहर खेलने के लिए और हम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट साबित हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पेस बॉलिंग अटैक है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है इस समय। बिल्कुल राजकुमार जी, क्या इसमें कप्तान का भी रोल देख रहे हैं? 2018 विराट कोहली ने बतौर कप्तान दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और वो बहुत टफ साल था इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन वो टफ साल इसलिए नहीं लगा क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजों ने उम्मीद से बढ़ के प्रदर्शन किया और अपनी एक छाप छोड़ी। भारतीय बल्लेबाजों की चर्चा कम, भारतीय तेज गेंदबाजों की चर्चा ज्यादा हुई थी। साल 2019 अगर हम याद करें 95 विकेट लिए थे भारतीय तेज गेंदबाजों ने, जो उस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा था। 18-19 2 साल ऐसे थे जहां पर दबदबा रहा भारतीय तेज गेंदबाजों का। क्या इसमें कप्तान की सोच, कप्तान का जो एग्रेसिव नेचर है उसको भी आप उतनी इंपॉर्टेंस देंगे? बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा कि कभी भी भारतीय फास्ट बॉलर्स की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन इन 2 सालों में भारतीय फास्ट बॉलर्स ने ऐसा करके दिखाया कि बल्लेबाजों से ज़्यादा भारतीय तेज़ गेंदबाजों की चर्चा रही पूरे विश्व में। और क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इसमें टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को भी काफ़ी हद तक। एक तो जो उन्होंने कल्चर लाया फिटनेस का, वो उस फिटनेस के तहत हमने देखा कि पहले हमारे फास्ट बॉलर्स 1-2 मैचेस के बाद अनफिट हो जाते थे, लेकिन अब जो एक कल्चर बन गया है भारतीय टीम में, सभी अपनी फिटनेस पे बहुत ख्याल रखते हैं। ट्रेनर के पास उनका रिकॉर्ड रहता है, कप्तान के पास रहता है, कोच के पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो फिटनेस का जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया है और उससे इंजरीज कम हो गई है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया फास्ट बॉलर्स को। और साथ साथ विराट कोहली एक ऐसे कप्तान हैं जो बिलीव करते हैं कि 140 से कम अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके लिए मुश्किलें हैं, तो आपको इम्प्रूव करना होगा, 140 से ज़्यादा ही डालनी होगी। ये उनका एक नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, जो शायद भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो बात आपने कही रफ्तार की कि सब जितने गेंदबाज आ रहे हैं सब 140 प्लस डालते हैं, ये बात तो है ही। साथ में राजकुमार जी की बात को अगर बैक करें और आपकी बात को बैक करें कि इन सभी गेंदबाजों में एक क्वालिटी जो नजर आई आईपीएल सीजन 14 में, जो मैं लगातार देख रहा था, विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी उनके पास पता है उनको कैसे बल्लेबाज को किन पिचेस पे आउट करना है। और ये आप मैच खेल खेल के, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेल खेल के आप रवा हो जाते हैं। ये जो रवा शब्द है कि हमेशा कहा जाता है कि आप रवा हैं तभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये रवा होना आपको लग रहा है बड़ा काम कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर आईपीएल में जितने मैचेस खेलने को मिलते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स को? जी हाँ राजीव, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप डिफरेंट सिचुएशंस में बॉलिंग करते हैं ताउम्र, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप अडेप्ट करते हैं मुश्किल परिस्थितियों में। आईपीएल में हमारे बॉलर्स बॉलिंग करते हैं बेस्ट बल्लेबाजों को, अगर हम दुनिया की बात करें तो वहां पे बहुत एक्सपीरियंस गेन होता है। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बीसीसीआई ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत कॉम्पिटेटिव बनाया है, वहां से बहुत एक्सपीरियंस आता है। तो अब जो प्लेयर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आता है, आईपीएल से आता है, वो तैयार होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। क्योंकि राजीव, बहुत बार होता है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, नर्व्स होते हैं, आप कहीं ना कहीं तैयार नहीं होते हैं। आपको कहा जाता है बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और समय लगता है आपको वहां पे कहीं ना कहीं ड्राफ्टेड होने के लिए। बट अब अगर बुमराह की बात करो, आप मोहम्मद सिराज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया कि उनमें कितना दम है, तो वो एक प्राइमरी एग्जांपल है कि हमारे बॉलर्स भारतीय टीम में तैयार आते हैं। तो यहां पे विराट कोहली की बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने फिटनेस को तवज्जो दी है, अब वो निखर के आ रही है।
बिल्कुल राजकुमार जी, अगर हम सेकंड लॉट पे नजर डालें, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज खान वहां पे, चेतन सकारिया, अरजान अब आ गए, गुजरात के एक लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। अगर हम दो गेंदबाजों को चुनने की बात करें पोटेंशियल वाइज, जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है या आईपीएल के मैचेस में देखा, दो ऐसे गेंदबाज जो हर फॉर्मेट में फिट हो और कप्तान की पहली पसंद बन सकते हैं आने वाले टाइम में। राजीव, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सभी इतने टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि ये सभी यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चूज़ करने को कह रहे हैं तो मेरा मानना है कि मोहम्मद सिराज और आवेश खान, ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़रूर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करेंगे। और मुझे एक कार्तिक त्यागी से बहुत उम्मीदें हैं, जिस तरह की उन्होंने अपना दिखाया है फॉर्म और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, तो मुझे उनसे भी बहुत आशाएं हैं कि वो बहुत जल्दी भारतीय टीम में अपनी जगह बनाएंगे। सबा, आप किन दो गेंदबाजों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में फिट भी बैठ जाएं और जो एक लेगेसी लेके आए हैं उमेश यादव, ईशांत शर्मा, बुमराह और शमी, उसको आगे ले जाने का काम करें? कई सारे पेस बॉलर हैं राजीव, पर मुझे लगता है कि इतने सारे हमारे पास जो पेस बॉलर्स हैं, अब समय आ गया है और मुझे लगता है कि अब देखने को भी मिल रहा है कि स्पेशलिस्ट बॉलर्स अब ज़्यादा सामने आएंगे। T20 स्पेशलिस्ट, वनडे स्पेशलिस्ट या फिर टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पर अगर देखा जाए और ध्यान अगर हम सिर्फ टेस्ट मैचेस के ऊपर दें तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज हो गए या फिर आवेश खान हो गए या फिर कार्तिक त्यागी हो गए या फिर शिवम मावी हो गए, ये ऐसे पेस बॉलर्स हैं जिनकी जो स्पीड है, गति जो है वो 140 से ऊपर है और ये शानदार रेड बॉल बॉलर्स बन सकते हैं। और अगर हम सिर्फ T20 की बात करें तो चेतन सकारिया हो गए या फिर हर्षल पटेल हो गए, इस तरह के पेस बॉलर्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना सारा क्रिकेट हो रहा है राजीव, अब आवश्यक ये भी होने लगा है कि आप अलग अलग बॉलर्स को चूज करें अलग अलग फॉर्मेट के लिए। और हर बॉलर जो है, पेस बॉलर जो है, वो मल्टी फॉर्मेट में खेलने के लायक भी नहीं है। कई ऐसे बॉलर्स हैं जो स्पेशलिस्ट वाइट बॉल होंगे या फिर कई ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो सिर्फ रेड बॉल बॉलर्स बनेंगे। जी, चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो वर्चस्व हमने पिछले 3 सालों में देखा है भारतीय तेज गेंदबाजों का, ये वर्चस्व साल 2021 में भी जारी रहेगा। और जब भारतीय तेज गेंदबाज साउथहैम्पटन में उतरेंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपना धमाका करेंगे और हिंदुस्तान की टीम ये पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।